हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 3 फरवरी और 4 फरवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखो, 3 और 4 फरवरी में बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 3 और 4 फरवरी के ही करंट अफेयर इसमें होंगे। जो भी करंट अफेयर पहले के मिस हुए होंगे उनको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। आपने देखा होगा कि 26 जनवरी के स्पेशल वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया, साथ ही साथ बजट के एनालिसिस का भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया गया। फिर बजट के एनालिसिस के बाद मैंने आपको बजट से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसके भी वीडियो प्रोवाइड कराया। और मैं सारे काम खुद ही करता हूँ। पहले न्यूज़ कलेक्ट करना, उसका फिर मैटर रेडी करना जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को फॉर्म करना और फिर वीडियो की रिकॉर्डिंग करना। तो इस वजह से टाइम का उतना मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो पहले के जो वीडियो हैं उसमें तो करंट अफेयर आपके हैं इंक्लूड, लेकिन वो स्पेसिफिक किसी फील्ड के करंट अफेयर हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने की बहुत अच्छी संभावना उनकी होती है। लेकिन उधर के करंट अफेयर जो और भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं और मिस कर गए हैं 26 से लेके 2 फरवरी तक के, उसको भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। आगे वाली 1 और 2 वीडियो में, आगे जो वीडियो बनेंगी उसमें भी उन सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया जाएगा। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। फिर दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ये 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। पहला भारत रत्न और उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, यानी फिर पद्म सीरीज आ जाती है। पद्म सीरीज में जो सबसे उच्च है वो है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री। तो टॉप 4 के नागरिक सम्मान आपको यहाँ पे पता चल गया, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। जिसमें से दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण। इसे प्रदान किया गया है शिंजो आबे को। शिंजो आबे ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कि वो देश की सेवा उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं अपने स्वास्थ्य की वजह से, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इनके इस्तीफा देने के बाद योशिहिदा सुगा वहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और कुल 7 लोगों को पद्म श्रेणी के पुरस्कार सम्मानित किए गए। पद्म श्रेणी के 3 पुरस्कार जो होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है वो पद्म भूषण होता है, क्योंकि सबसे कम इसी श्रेणी के पुरस्कार दिए जाते हैं। फिर देखो, पद्म भूषण से 7 लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण से 7 को दिया गया, पद्म भूषण से कुल 32 लोगों को दिया गया और 100 से एबव लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। तो आपसे पद्म भूषण का ही मेन पूछेगा क्योंकि इसमें कम लोग होते हैं। तो उसका पद्म भूषण जो 7 लोगों को प्रदान किया गया है पुरस्कार, उसका मैंने कम्युनिटी में जाके पोस्ट कर दिया है। वहाँ पे आप इसको कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ से इन 7 लोग का डाटा भी आप कलेक्ट कर सकते हो। एक जो महत्वपूर्ण नाम है वो है SP बाल सुब्रमण्यम का, जिन्हें कला क्षेत्र के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये नाम भी आप याद रखोगे, SP बाला सुब्रमण्यम, क्योंकि इनको मरणोपरांत दिया गया है तो थोड़ा ये अलग हटके हो जाते हैं अपने आप में। यहाँ पे शिंजो आबे ये फॉरेन नागरिक थे और इन्हें हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया है? देखो, चीफ ऑफ स्टाफ पद पे ये सारे लोग नियुक्ति किए गए हैं, जितने यहाँ पे नाम हैं सभी को चीफ ऑफ स्टाफ पद पे नियुक्त किया गया है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कौन किस पद के लिए नियुक्त किया गया है। तारक शाह जो पहला ऑप्शन है, इनकी नियुक्ति हुई है एनर्जी ऑफ डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे। तान्या दास, इनको ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है। नारायण सुब्रमण्यम, ये ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए हैं। और सुची तलाती, ये फॉसिल्स एनर्जी की चीफ ऑफ स्टाफ पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। तो देखो, सभी तो इसमें चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि निम्न में से किस भारतवंशी की नियुक्ति तो हुई है लेकिन वो चीफ ऑफ स्टाफ पद पे नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता, नारायण
सुब्रमण्यम इसका ऑप्शन करेक्ट होता, क्योंकि नारायण सुब्रमण्यम ऑफिस ऑफ जनरल काउंसिल में विधिक सलाहकार के पद पर नियुक्त हैं, जबकि तारक शाह, तान्या दास और सुची तलाती इन तीनों को किसी न किसी डिपार्टमेंट का चीफ ऑफ स्टाफ का पद मिला हुआ है। तो यहाँ पे अभी आप एक चीज़ जान लो कि ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तारक शाह को एनर्जी ऑफ डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है, तान्या दास को ऑफिस ऑफ साइंस की चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है, सुची तलाती को फॉसिल एनर्जी के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्ति दी गई है। बात करते हैं कमला हैरिस की। कमला हैरिस भी भारतीय मूल वंश की हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं। पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी कमला हैरिस हैं, जो कि भारतीय मूल वंश की हैं। जो बाइडेन ये 46वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार से सम्मानित किया है? जीवन रक्षा, देखो यहाँ पे श्रृंखला वर्ड यूज किया गया है। जीवन रक्षक पदक में कुल 3 कैटेगरी के पुरस्कार हैं। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, दूसरा है उत्तम जीवन रक्षक पदक और तीसरा है जीवन रक्षक पदक। तो यहाँ पे श्रृंखला की बात की गई है। तो टोटल देखो, सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है, उत्तम जीवन रक्षक पदक 8 लोगों को ये प्रदान किया गया है और जीवन रक्षक पदक कुल 31 व्यक्तियों को ये पुरस्कृत किया गया है जीवन रक्षक पदक से। तो अगर पूरी श्रृंखला की बात करें तो सर्वोत्तम 1, फिर जीवन रक्षक पदक 8 लोगों को, यानी टोटल 9 हो गए, और फिर उत्तम जीवन रक्षक पदक 8 लोगों को और 31 लोगों को दिया गया है जीवन रक्षक पदक। तो अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएंगे ये 41 लोगों को मिला है जीवन रक्षक पदक, सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक 1 लोगों को, 8 लोगों को उत्तम जीवन रक्षक पदक और 31 लोगों को मिला है सिर्फ जीवन रक्षक पदक। सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, उत्तम जीवन रक्षक पदक और जीवन रक्षक पदक, तो टोटल 40। पूरी श्रेणी में जीवन रक्षक पदक की श्रृंखला में कुल 40 लोगों को ये पदक मिला है। बात करते हैं सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक की। सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक प्रदान किया गया है मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत। मोहम्मद मोहसिन ये कोझिकोड केरल से बिलोंग करते हैं और मोहम्मद मोहसिन ने अप्रैल 2019 में अपने 3 मित्र जो कि समुद्र में डूब रहे थे, उनकी जान बचाने के लिए वो समुद्र में कूद पड़े। हालांकि उन्होंने अपने तीनों मित्र की तो जान बचा ली, लेकिन उसमें उनकी खुद की जान चली गई थी। इसी वजह से उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। तो सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक सिर्फ 1 लोगों को ही मिला है, वो भी है मोहम्मद मोहसिन। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? स्पेन और फ्रांस दोनों मिलकर यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए दोनों ने समझौता किया है। तो स्पेन के साथ फ्रांस ने ये समझौते को किया है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। और जो डेडलाइन है, यानी कि जो कंप्लीट करने का टारगेट है स्पेन और फ्रांस का इस यूरोप के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को, ये है 2022। मतलब स्पेन और फ्रांस ने समझौता किया है कि 2022 तक यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जिसकी क्षमता होगी 590 मेगावाट, ये रेडी कर देंगे। इससे CO2 के इमिशन में कमी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जब सौर ऊर्जा से बिजली बनेगी तो CO2 अपने आप कम इमिट होगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? देखो, जो लोग बजट का वीडियो का सेशन सुना होगा मेरा, उसमें यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि स्क्रैप नीति पॉलिसी के तहत जो पुराने वाहन हैं उनको गवर्नमेंट रोड पर से हटाने के लिए इस बजट में प्रस्तुत किया है, एक नीति को प्रस्तुत किया है कि एक मतलब स्टेप वाइज तरीके में सारे जो पुराने वाहन हैं उनको रोड से हटा दिया जाएगा। तो इसके लिए नितिन गडकरी ने एक डेट घोषित की है 1 अप्रैल 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 तक सभी वाहन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि अगर आपके वाहन 15 वर्ष से पुराने हैं तो आप उन्हें हटा दो रोड पर से। इसका कारण देखो, इस नीति के घोषित होने से कई सारे फायदे गवर्नमेंट को होंगे। सबसे पहला फायदा जो होगा वो होगा CO2 इमिशन में कमी आएगी। जो पुराने वाहन होते हैं उनके इंजन पुराने हो जाते हैं और वो पॉल्यूशन को ज़्यादा इमिट करते हैं। पॉल्यूटेड गैस जो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब ज़्यादा इमिशन करते हैं इन्वायरमेंट में, जिससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है। साथ ही साथ जब पुराने वाहन रोड से हटेंगे तो उनके स्थान पर नए वाहन के खरीदे जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी।
क्योंकि मोटर मालिक तो वाहन चला रहा है तो वो खरीदेगा ही वाहन। तो नए वाहन के खरीद से जो अभी इकोनॉमी में ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो डाउनफॉल चल रहा है, तो इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्टअप मिलने की भी पूरी संभावना है, जो कि हमारी इकोनॉमी की दृष्टिकोण से भी अच्छा होगा। अगर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पहले तो 1 जनवरी 2021 डेडलाइन घोषित की थी फास्ट टैग सभी गाड़ियों पे लगाने के लिए अनिवार्य करने की। फिर उन्होंने उसको एक्सटेंड करते हुए 15 जनवरी 2021 कहा कि 15 जनवरी 2021 तक सभी लोग अपने गाड़ियों पर फास्टैग लगवा लो। फिर अभी दोबारा इसको एक्सटेंड करके 15 फरवरी 2021 डेट कर दी गई है फास्टैग को गाड़ियों पर लगाने की। 15 फरवरी तक सभी को अनिवार्य रूप से अपनी गाड़ियों पर फास्टैग लगाने की डेट घोषित की गई है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है 1 अप्रैल 2022, यानी कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसकी बात की जा रही है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र के पुणे में 150 साल पुरानी एक जेल है जिसका नाम है एरवदा जेल। एरवदा जेल से इस जेल पर्यटन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है महाराष्ट्र की जो ऐतिहासिक जेल है उसको जो टूरिस्ट आए उनको नज़दीक से देखने की सुविधा प्रदान करना, साथ ही साथ टूरिज्म सेक्टर को एक बूस्टअप भी मिले, क्योंकि अभी तो देखो कोविड-19 की वजह से पूरी इकोनॉमी अस्त व्यस्त पड़ी हुई है और अलग अलग तरीके से लोग हर एक सेक्टर में बूस्टअप के लिए नए नए योजनाओं को घोषित कर रहे हैं। उसी के तहत जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार की, जिसकी शुरुआत की जा रही है पुणे के 150 वर्ष पुरानी एरवदा जेल से। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि फाइनेंशियल ईयर की। कैलेंडर वर्ष 2021 जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से होती है और 31 दिसंबर को कैलेंडर वर्ष खत्म होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? भारत की आर्थिक वृद्धि को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में जो अनुमान लगाया गया है ये है 7.3% का। और इस जिस रिपोर्ट में ये बताया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, उसी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने ये भी बताया है कि कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से वृद्धि हासिल करने वाला देश होगा। मतलब इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज वृद्धि हासिल करने वाले देश होगा। ये संयुक्त राष्ट्र के इसी रिपोर्ट में बताया गया, जिसमें उसने बताया कि कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% होगी, यानी और देशों की जो आर्थिक वृद्धि होगी वो 7.3% से कम ही होगी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। और कैलेंडर वर्ष 2020 की इकोनॉमी के बारे में संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि भारत की इकोनॉमी -9.6% के दर से जो है घटी है, -9.6% की दर से। और ये इसकी वजह आपको पता ही है कि लॉकडाउन की वजह से सारी फैक्ट्री, सारे जो वर्कर्स थे, सारे काम ठप पड़े हुए थे। इसी वजह से ये सारा हुआ था। लॉकडाउन की वजह से ना सिर्फ हमारे देश की बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी इस समय डाउनफॉल में चली गई है। अब देखो, जब बजट का वीडियो मैंने कराया था तो उस समय मैंने इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी बताया था। थोड़ा यहाँ रिपीट कर देते हैं इसको। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी -7.7% रही, जबकि जो आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 जो कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 31 मार्च 2022 को ख़त्म होगा, उसमें भारत की रियल जीडीपी का जो सरकार ने लक्ष्य रखा है वो 11.5% का है और नॉमिनल जीडीपी का जो सरकार ने लक्ष्य रखा है वो 15.4% का है। अब रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, आप बजट के वीडियो को जाके देखो, वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा 7.3%। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के निर्माण को सुचारू रूप से बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल का क्या नाम है? इस पोर्टल का नाम है श्रम शक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आदिवासी प्रवासी श्रमिकों को का डेटा इस पोर्टल के माध्यम से कलेक्ट किया जाएगा और फिर उसे सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ दिया जाएगा। श्रम शक्ति के माध्यम से ये काम सरकार का करने का योजना है। और हमारे आदिवासी कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा।
और बजट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए भी एक पोर्टल लॉन्च करेगी, जिसमें सेम प्रोसेस के थ्रू काम होगा। माइग्रेंट वर्कर को उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वो किस क्षेत्र में स्किलफुल हैं या फिर वो किसी भी क्षेत्र में स्किलफुल नहीं है, तो इस तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट उनको उनके स्किल, उनके कौशल के हिसाब से जॉब प्रोवाइड कराएगी। साथ ही साथ उनको जो भी गवर्नमेंट की कल्याणकारी योजनाएं होंगी माइग्रेंट वर्कर की, वो उसी सेम पोर्टल के थ्रू ही उनको लाभान्वित किया जाएगा। तो माइग्रेंट वर्कर के लिए भी सरकार पोर्टल लॉन्च करने की बात कह रही है। यहाँ पे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है श्रम शक्ति। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज करके दूसरी बार पुर्तगाल का राष्ट्रपति बन गया? पुर्तगाल के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है मार्केलो रेबेलो डिसूजा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मार्केलो रेबेलो डिसूजा ये दूसरी बार लगातार पुर्तगाल के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं और इन्होंने चुनाव जीता है। इनका ये दूसरा कार्यकाल होगा। पुर्तगाल की राजधानी का नाम है लिस्बन और पुर्तगाल सदर्न यूरोपियन कंट्री है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस ये सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हुए प्रलय त्रासदी को याद करने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोग अवेयर रहें और फिर से कोई विश्व युद्ध की स्थिति ना बने कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार में। उसी को याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाया जाता है और ये 2006 में पहली दफ़ा मनाया गया था। और 27 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी थीम थी इस वर्ष फेसिंग द आफ्टर मैथ रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द हॉलोकॉस्ट। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे से एक दिन पहले 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप 25 जनवरी याद रखो मतदाता दिवस, 26 जनवरी याद रखो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस और 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है, मुझे अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस। देखो 25 जनवरी मतदाता दिवस हमारे देश का, 26 जनवरी रिपब्लिक डे हमारे देश का और 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस। अभी मैंने इसको ऊपर के क्वेश्चन में कराया है। तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 26 जनवरी आप जानते ही हो गणतंत्र दिवस है हमारे देश का और 27 जनवरी को ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस, जो कि दूसरे द्वितीय युद्ध में हुए प्रलय को याद करने के लिए मनाया जाता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बता दूं आपको मतदाता दिवस 100% वोटिंग के लिए ये मनाया जाता है भारत में कि अधिक से अधिक मतदाता को जागरूक किया जाए और इनको प्रत्येक वर्ष एक बार जागरूक करने के उद्देश्य से कि आप जाओ और वोटिंग करो, ये आपका अधिकार है, जिससे एक सशक्त और सुदृढ़ सरकार हमारे देश को मिल सके। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है 7वां। ये जो इंडेक्स है इसमें उन देशों की सूची है जिन्होंने 2000 से लेकर 2019 यानी 19 सालों में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए देश हैं ये। और भारत से पहले जो 6 देश हैं सबसे अधिक प्रभावित हुआ है जलवायु परिवर्तन से मोजाम्बिक, दूसरे स्थान पे है जिम्बाब्वे, फिर बहामास, जापान, मलावी, अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के बाद हमारा इंडिया। इसको जर्मन वॉच एक कंपनी है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है, इस रिपोर्ट के इंडेक्स को जारी किया है। जर्मन वॉच ये जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है वॉन, ये वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। इसमें इन्होंने चक्रवाती तूफान, वर्षा, सूखा, समुद्री जल स्तर में वृद्धि और टेम्परेचर चेंज इतने पैरामीटर्स को कंसीडर किया है और 2000 से 2019 सालों का पूरा टाइम लिया है कि सबसे ज़्यादा चक्रवाती तूफान कहाँ पे आए, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे हुई, कहाँ पे सूखा पड़ा, कहाँ का समुद्री जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई और एवरेज क्लाइमेट में कितनी वृद्धि हुई। उसी के अनुसार ये डेटा को जारी किया गया है जर्मन वॉच की कंपनी द्वारा, ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2021 नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
इनको प्रदान किया गया है पद्म श्री पुरस्कार। अभी मैंने आपको बताया कि पद्म श्रेणी में कुल 3 पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इन्हें इसमें से पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये उपन्यासकार थे नामदेव चंद्रभान काम्बले। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों का चयन किया गया? देखो, जो ब्रेवरी अवार्ड था वो अलग था, वो बहादुरी के लिए दिया जाता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये दिया जाता है बच्चों को उनके कोई नए इनोवेशन के लिए, खेल के क्षेत्र में कोई अच्छा काम करने के लिए, आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, सोशल वर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन या फिर कोई उपलब्धि के लिए बच्चों को ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन प्रदान किया जाता है। और इस वर्ष इसमें 32 बच्चों का चयन किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख मदद देने की घोषणा की? हमारे देश भारतवर्ष ने संयुक्त राष्ट्र को $1.5 लाख देने की घोषणा की है शांति मिशन के लिए, और इससे भारत का शांति के समर्थक होने का प्रतीक माना जाएगा, क्योंकि हमारा देश 1.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ शांति मिशन के लिए दान कर रहा है संयुक्त राष्ट्र कोष में। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हैं TS त्रिमूर्ति। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? गुइसेप कोंटे ये प्रधानमंत्री थे इटली के, और आपको याद होगा कि इटली में एक समय बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई थी कोविड-19 की, और जिसके चलते इनकी काफ़ी आलोचना हुई वहाँ, और आलोचना के चलते इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केस की और हाईएस्ट नंबर ऑफ़ डेथ की, दोनों सेम हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ़ केस है कोविड-19 का यूएस में, दूसरे नंबर पे है इंडिया और तीसरे स्थान पे है ब्राज़ील। अगर हम डेथ की बात करें, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ डेथ किस देश में हुआ, तो फिर से यही 3 देश, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ डेथ यूएस, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ सेकंड नंबर पे जो है कंट्री डेथ के मामले में वो है इंडिया, और तीसरे स्थान पे है ब्राज़ील। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग पहचान प्राप्त किया है? देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि GI टैग किसने खुद अपने आप को दे दिया। तो 2 तरीके के GI टैग होते हैं। एक तो GI टैग आपकी गवर्नमेंट खुद अपने प्रोडक्ट के लिए देती है, और फिर एक GI टैग आपको किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही यूरोपियन यूनियन से GI टैग प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे देश भारत ने अपने खुद के बासमती चावल को 2008 में ही GI टैग दे दिया था, और पाकिस्तान अभी जाके अपने देश के चावल को, उसने खुद के बासमती चावल को GI टैग दिया है। और इस वजह से अब दोनों देश अप्लाई कर रहे हैं GI टैग के लिए यूरोपियन यूनियन में। अब ऐसा भी हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन दोनों देश को GI टैग प्रदान कर दे, तो फिर इससे क्या होगा कि यूरोपियन कंट्री में बासमती चावल का जो एक्सपोर्ट होगा वो पाकिस्तान और इंडिया से बढ़ जाएगा। अगर सिर्फ इंडिया को मिलता है तो फिर इंडिया से जो एक्सपोर्ट किया जाएगा यूरोपियन यूनियन में बासमती चावल वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने अपने खुद के बासमती चावल को GI टैग दिया है, जो काम हमने 2007-8 में कर दिया था। अब दोनों ही देश यूरोपियन यूनियन में GI टैग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अब ये देखने वाली बात होगी कि GI टैग किसे मिलता है। दोनों देशों को भी मिलने की संभावना प्रबल है, क्योंकि देखो पाकिस्तान भी बासमती चावल का उत्पादन करता है। हालांकि पाकिस्तान टॉप 3 में नहीं है बासमती चावल के उत्पादन में। टॉप 3 में बासमती चावल के उत्पादन में हमारा देश इंडिया पहले स्थान पे है, नेपाल दूसरे स्थान पे है, और बांग्लादेश तीसरे स्थान पे है। और भारत और पाकिस्तान दोनों ने यूरोपियन यूनियन से GI टैग प्राप्त करने के लिए बासमती चावल के लिए अप्लाई किया है। अब क्या है कि पाकिस्तान ने खुद के बासमती चावल को GI टैग दिया है, तो इससे उसका एक दावा पुख्ता होता है यूरोपियन यूनियन में। सिर्फ यही बात यहाँ पे है। हालांकि दोनों देशों को ये GI टैग दिया जा सकता है। हमारे देश भारत ने 2008 में ही GI टैग दे दिया था अपने बासमती चावल को। और कहाँ के बासमती चावल को? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, इतने राज्यों के बासमती चावल को जीआई टैग दिया गया है इंडिया के द्वारा, अपने खुद के द्वारा दिया गया है। अब यूरोपियन यूनियन देखने वाली बात होगी कि दोनों देशों को देता है या फिर सिर्फ इंडिया को देता है। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया? प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। उत्तर प्रदेश की झांकी में भगवान राम का जो राम मंदिर बन रहा है उसका भव्य प्रदर्शन किया गया था। जो लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको विथ फिगर ये दिखाया था कि एक वाल्मीकि जी बैठ के रामायण लिख रहे हैं फ्रंट पे, और पीछे राम जी का जो मंदिर बन रहा है, राम जन्मभूमि बन रही है, जो मंदिर बनाया जा रहा है उसका भव्य प्रदर्शन किया गया था, और इसी को प्रथम पुरस्कार इस वर्ष झांकी में दिया गया। और जो दूसरा पुरस्कार दिया गया वो त्रिपुरा की झांकी को दिया गया, और तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया उत्तराखंड की झांकी को। ये भी मैंने कम्युनिटी में जाके पोस्ट कर दिया है, आप जाके वहाँ पे इसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी। एक तो पुरस्कार किसने दिया, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस पुरस्कार को दिया। गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी पुरस्कार प्रदान किया गया किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि हमारे खेल और युवा कल्याण मंत्री हैं। और पहला पुरस्कार प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा सहयोग को मजबूती हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर समझौता किया है? हमारे देश भारत ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं हम नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।